हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम मुल्की सियासत के ऊपर तफसील से बात करेंगे। अपोजिशन है एक तरफ, उसके जो उस डिफरेंसेस हैं, साथ में जो मुतज़ाद बयानात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो अपने चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे जो एक इकॉनमी के फ्रंट पे है, और साथ में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो वो बार बार अपोजिशन के ताउन का जिक्र तो करते हैं, मगर कई दफ़े लगता है कि कोई ऐसे उनके एफर्ट्स नहीं है टू रीच आउट टू दी अपोजिशन। पहले अगर अपोजिशन की बात कर लें तो ऑब्वियसली सबसे पहले नवाज़ लीग का नाम सामने आता है। उनका जो मुतज़ाद सियासी बयानिए का एक मामला है, इशू है, उस पर तो काफ़ी अरसे से बात हो ही रही है, मगर अब तो लग रहा है कि जमात की जो एक पॉलिटिकल अप्रोच है उसके अंदर भी बहुत से, और या उस हवाले से भी बहुत से इख्तलाफात पार्टी के अंदर नज़र आ रहे हैं। 2 रोज़ कबल जो पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की तो कौमी हुकूमत के तश्कील देने की तजवीज़ दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मज़ाहमत और मसालहत जो है ये इसको तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि शफाफ इंतखाबात जो हैं ये मामला बहुत अहम है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहिबा पेश हुई, नवाज़ लीग की नायब सदर हैं। उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब का बयान था उसकी कुछ वजाहत की, वो और ही है। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन लीडर थे वो दरअसल कौमी हुकूमत की नहीं बात कर रहे थे, मसालहत की बात कर रहे थे, और एक ऐसे और मसालहत भी इस तरह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की को निकाल के बाकी जो तमाम जमातें हैं वो इकट्ठी हो जाएं, एक नेशनल हुकूमत बनाएं और मसालहत या रिकन्सिलिएशन की कोशिश करें। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पीडीएम को बार बार ये चैलेंज दे रहे हैं कि असेंबलियों से इस्तीफ़े के बग़ैर इस्लामाबाद मार्च करने का क्या फ़ायदा होगा, और वो याद करा रहे हैं कि जब उनके ऊपर दबाव डाला गया था इस्तीफ़ों का, लॉन्ग मार्च का, तो तब क्या मामला फ़र्क था कि लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बग़ैर हो नहीं सकता था। और इतनी बात आगे बढ़ी कि आफ्टर ऑल उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का इत्तेहाद ही छोड़ दिया। हुकूमती सफ़े जो है उनके अंदर भी जो है बहुत जिक्र हो रहा है, अपोजिशन का तनकीद जो है जारी है। कुछ लीडर्स ने तो एक दफ़े फिर ये प्रेडिक्शन कर दी है कि अगला इलेक्शन होने से पहले पहले अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी कोर्ट से करप्शन केसेस में कन्विक्शन हो जाएगी। मगर साथ साथ एक दूसरी आवाज़ भी आ रही है कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उस हवाले से अपोजिशन से बातचीत करनी है और दरवाजे खुले हैं, मगर अभी तक अपोजिशन को ना तो वो कायल कर पाए हैं, ना उनके साथ बैठकर बात कर पाए हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू के आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फैसल करीम कुंडी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद है शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो ऑल थ्री ऑफ यू। कुंडी साहब, सर आप स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नेशनल रिकन्सिलिएशन अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं होनी ही सिर्फ अपोजिशन के दरमियान है और कौमी हुकूमत अब भी बन सकती है आप सब अगर मिल जाए। तो सर पहले तो पीडीएम के अंदर रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही थी, फिर ये भी अफवाहें आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही थी, बट डू यू थिंक इट्स पॉसिबल, जैसे वो कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर साइड पे हो जाए या उसको आप निकाल लें तो आप लोग इकट्ठे एक बना लें हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी हुकूमत ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं कहूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो सीट छोड़ के चले जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 किस्म की चीज़ें हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन कौमी हुकूमत की बात की, मरियम नवाज साहिबा ने रिकन्सिलिएशन की बात की, और देखें अगर इस हुकूमत को हटाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपको जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक जमा करानी है। उससे हम जो है वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं। हम तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे। प्राइम मिनिस्टर हमारी ये ख्वाहिश है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है सर, बट आप इनको कन्विंस ही नहीं कर पाते पीडीएम वालों को। मैं उस पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर जो है अगर वो रिफॉर्म्स करने जो भी वो करें उसके बाद अगले इलेक्शन अनाउंस कर लें।
लेकिन पीडीएम में ये बात हमारी नहीं मानी गई थी। पहले हमने कहा था कि आप ऐसा करें, लेकिन पीडीएम के जो पार्टीज़ थी मेन, जो जेयूआई और पीएमएलएन, कि नहीं आप लॉन्ग मार्च और आप इस्तीफे दें, पार्लियामेंट से निकलें, और पार्लियामेंट से निकलें और हम जो है इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन हमने माजी में कहा था कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हमें जो है सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और फिर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ आएँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ नहीं आ सके तो फिर तो रिकॉन्सिलिएशन की हुकूमत नहीं बन सकती है। और अगर रिकॉन्सिलिएशन की हुकूमत इलेक्शन के बाद बनती है, नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं, कमिंग जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन आते हैं, और जमातें आती हैं, तो रिकॉन्सिलिएशन होती है। आप 2008 से 13 तक देखिए, कौमी हुकूमत टाइप नहीं थी। हमारे साथ पीएमएलएन के भी इत्तेहादी थे, हमारे साथ काफ के भी इत्यादि थे, हमारे पास जेयूआई थी, एएनपी थी। एक सेकंड सर, अब अगर आप बुरा ना मारें, ठीक है तारीख गुजर जाती है, बट वो ये वही पीएमएलएन थी जिसके खिलाफ आप लोगों ने पंजाब में इमरजेंसी लगवा दी, उसके बाद वो लॉन्ग मार्च लेके पहुंच गए, वो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, तो इतनी भी कोई रिकन्सिलिएशन नहीं थी। द हनीमून पीरियड वाज रादर शॉर्ट सर। हमने शुरू में ये किया था कि पीएमएलएन हमारे साथ हुकूमत में थी, उसके बाद वो हमारे इत्तेहाद छोड़ गए थे। उसके बाद आप देखें, काफ थी, एमकेएम थी, एएनपी थी, जेयूआई थी, फाटक अरकान थे, फंक्शनल लीग थी, ये हमारे साथ कैबिनेट में थे हमारे साथ। ये इस किस्म, हम ये नहीं कहते कौमी हुकूमत आज ये हुकूमत ख़त्म करें और आप एक कौमी हुकूमत 2-3 साल की ले लें जो कि मतलब है कि अगला इलेक्शन कराए, उसके हम उसके बात नहीं करें। हम ये कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत ये है कि आप एलआईसी की हुकूमत चलाएँ, एलआईसी के साथ आप चलें। हम इसमें हम बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो पार्टीज़ हैं ये बैठें आपस में और ये इत्तेहाद बनते, और इसका तजर्बा पाकिस्तान में उस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा है। 2008 से हमने 2013 तक चलाई। माजी में देखें, मैं मानता हूँ कि हमारे नून के साथ माजी में बहुत सी एक लंबी हिस्ट्री है इख्तलाफात की, इस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की हैं। आप मुझे बताएं कि आज जो हुकूमत में बैठे हैं इमरान खान साहब, इनकी अपने इत्तेहादियों के मुतल्लिक क्या राय थी पिछले इलेक्शन से पहले, क्या क्या कुछ बात नहीं देते थे। तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं, इख्तलाफात भी होता है, आपके इत्तेहाद भी होता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन फ्यूचर में देखिए, आज भी हम पार्लियामेंट के अंदर पीएमएलएन, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हम उनके साथ मिलकर अपोजिशन जमातें तमाम काम करती हैं। हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो उनके साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर ही चलता है ना जी। शिजा फातिमा साहिबा, कुंडी साहब तो कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट जो है बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि अलायंसेज होनी चाहिए, नंबर्स पूरे करने के लिए या कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। बट शिजा साहिबा, आप लोगों की तो मतलब कि अब ये हाल हो गया है कि सदर कोई बयान देते हैं तो उसके बाद क्लेरिफिकेशन देनी पड़ती है आप लोगों को। इतने ज़्यादा क्या कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं जमात के अंदर, मसाइल हैं कि पार्टी सदर का जो बयान होता है उसके ऊपर 2 दिन से अब क्लेरिफिकेशन दिए जा रहे हैं जमात वाले, और आज मरियम नवाज साहिबा ने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आरिफा। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है कि कोई जो है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं स्टेटमेंट्स। समझने वाली बात है, पूरे कराची के दौरे पे भी जितने मीडिया इंटरैक्शंस हुए, बिजनेसमैन के साथ इंटरैक्शंस हुए, प्रेसिडेंट पीएमएलएन के शहबाज शरीफ साहब के, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ वहाँ पे मिले, स्टेक होल्डर्स से मिले, उन्होंने हर जगह यही बात की थी कि हमें अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के जो है वो जो भी, अब देखिए पिछले 3 साल में ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान में किस तरह से क्राइसिस आया है, स्पेशली जो मौशी हमारा जो एक बिल्कुल डिजास्टरस सीन हुआ है पिछले 3 साल से। इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकलने का पाकिस्तान के लिए क्या तरीका है, और उसके लिए एक नेशनल रिकंसिलिएशन प्रोसेस की जरूरत है, और उसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को, और उन्होंने बारहा ये बात रिपीट की कि तमाम। बट एक तरफ तो आप लोग पीडीएम से इतने आपने सख्त बयानात दिए, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाया, वो छोड़ के चले गए, शो कॉज नोटिस इशू किए, अब आप रिकंसिलिएशन की बात कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी टेक यू सीरियसली? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सियासत के अंदर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डायलॉग। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं कि आप आगे वे फॉरवर्ड कार्व आउट करते हैं। देयर इज नो डेड एंड इन पॉलिटिक्स। अगर डेड एंड लानी है तो वो फिर सियासत नहीं होती। इसी को सियासत कहते हैं कि जब नेशनल इशू की किसी की भी बात आ जाए, फिर शो कॉज नोटिस नहीं देना था ना? नहीं, देखिए, अगर हमें यही तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत है। आप अगर मेरी बात सुन ले पूरी तरह, अगर शो कॉज नोटिस हो भी गया, अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हुए पीपीपी की तरफ और पीपीपी ने उसका जवाब दिया, वो मामला जैसे भी आगे चलेंगे, लेकिन कल को अगर नेशनल क्राइसिस आता है या नेशनल रिकंसिलिएशन की बात आती है, इसमें ये तो नहीं मतलब कि कोई एक बंदा दूसरे से बच्चों की तरह नाराज होकर बैठ जाएगा और वो आएगा नहीं।
यकीनन पीपल्स पार्टी भी आगे आएगी अगर नेशनल रिकंसिलिएशन की बात आएगी, अगर आगे इफ इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। देखिए इस वक्त हम इस कदर पोलराइजेशन की तरफ हैं कि हुकूमत की तो अना इमरान खान साहब की इतनी है कि वो किसी से बात करने के रवादार नहीं है। इस तरह के हालात में चाहे कश्मीर का इशू आया, आधा कश्मीर इस मुल्क से चला गया, चाहे हमारा ये कोविड का इशू आया, चाहे हमारे मुल्क में ये आटे का बहरान आया, चीनी का बहरान आया, बड़ा गर्क हो गया, लेकिन इमरान खान जो है उसने ऑपोजिशन के साथ नहीं वो बैठा, ना किसी मीटिंग में आए, ना कहीं उन्होंने एड्रेस किया। अब इस तरह के हालात में अगर हम निकालना, हम भी आखिर पाकिस्तान की अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर आप सारी ऑपोजिशन को ले लें तो पीटीआई से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बात यह है कि इस तरह के हालात में हमें अपनी अवाम को इस मुश्किलात से बाहर निकालना है, जो आज दो वक्त की रोटी नहीं खा सक रहे। उसके लिए अगर बिल्कुल हम नेशनल रिकंसिलिएशन करेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज को बिल्कुल टेबल पे बिठाएंगे, उनसे हम माजी ठीक है शहजाद साहबा, ये जरा इशू मुझे आखिरी बात मुझे करनी है सेनेटर साहब के जी वलीद इकबाल साहब। सर एक किसी जमाने में हम देखते थे कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक इत्तेहाद बना था और रिकंसिलिएशन की बात होती थी, कुंडी साहब ने भी आज उसी का जिक्र किया, और अब लग रहा है कि अब इमरान खान साहब के खिलाफ भी उसी तरह एक इंटेंशन तो है सर इकट्ठा होने की। मुशर्रफ के खिलाफ भी बड़ा वक्त लगा था, आप लोगों के खिलाफ भी वक्त लगेगा, बट हो सकता है कि सब जमातें इकट्ठी हो जाए एक दफे फिर, पीडीएम अगर इस वक्त नहीं भी फाल लग रही तो। देखिए आरिफा, आपने मुशर्रफ दौर का हवाला दुरुस्त दिया, लेकिन जो उसमें एक उसका पहलू है जो अब बार बार अब आज और कुछ गुज़िश्ता दिनों में सुनने को आ रहा है, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया, और मैं उस पर सबसे पहले आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराना चाहता हूँ, आपकी भी और आपके नाजरीन की भी। आपने भी वो उसको आपने अपने इब्तदाइया में उसको मुसालहत का लफ्ज़ करके साइड पे कर दिया। ये जो आज मरियम नवाज़ साहिबा के मुँह से भी ये अल्फाज निकल ही गए, नेशनल रिकन्सिलिएशन, ये जो मुशर्रफ दौर से शुरू होने वाला ये तसव्वुर NRO का, ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ था? ये नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का मुखफ़फ़ है। और ये वही वाली बात जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, ये NRO के असल इनका जो नस्ब-ओ-लैन और इनका मकसद जो है वो NRO है, बिकॉज़ इन्होंने अपनी जो इनके माजी में जो कुछ है और जिसके लिए जवाबदही उनसे हो भी रही है, और अब 2017 से जब से मियाँ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हो रही है, वो उसी से अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं, अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो कही, और वो भी मैं महव हैरत हूँ कि ये बात हो रही है। अब सुने, इस पर गौर कीजिए, क्या बात कर रहे हैं कि जी हम ये नेशनल गवर्नमेंट की, और उस नेशनल गवर्नमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपने अभी तक छोड़ा हुआ है जिसका आपने अभी तस्करा नहीं किया, मैं कर देता हूँ। वो कह रहे हैं जी -1 हो। -1 क्या जी? कि जी एक पार्टी को निकाल के, और पार्टी कौन सी है जी? PTI। अब वफाक में PTI की अक्सरियत और उसकी हुकूमत, पंजाब में PTI और उसकी हलीफ जमातों की, और सेंटर में भी PTI और हलीफ जमातों की अक्सरियत, पंजाब में भी और उनकी हुकूमत, खैबर में आउटराइट मेजॉरिटी, बलोचिस्तान में हलीफ जमात की हुकूमत, सेनेट में तकरीबन मेजॉरिटी, चले 2-3 वोट्स इस तरफ और उस तरफ है अभी चले। अब ये इन हालात में ये कोई बातें करने वाली, ये चटे बटे ये बात कर रहे हैं कि जी इनको माइनस कर दो। सर तो तभी तो आपने खुद ही कहा ना कि मुशर्रफ का की एनालॉजी बिल्कुल सही थी। मुशर्रफ साहब के भी ज़माने में इसी तरह मेजॉरिटी हुकूमतें थी, बट देखें फिर ओवरनाइट सब कुछ डिसॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया जब 2008 के इलेक्शन हुए। नहीं जी, मुशर्रफ दौर की एक ही चीज़ की मुझे इसमें से गूंज जो है, एको, वो सुनाई देती है, और वो है NRO, जिसके जो इन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, फिर दोहरा देता हूँ, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया था, क्योंकि वो कुव्वत कुल थे, वो अपना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे अपने हाथों से, लेकिन तरीका वो उसके पीछे, नेशनल रिकन्सिलिएशन के पीछे यही था कि ये सर आपको ये खदशा नहीं है कि जैसे मुशर्रफ साहब की पॉपुलैरिटी और जो मेजॉरिटी हुकूमतें थी हर सूबे में, उनकी तो सिंध में भी हुकूमत थी सर, पर 2008 के इलेक्शन के बाद पता ही नहीं चला कि वो किधर गई मेजॉरिटीज, कहाँ गए वो लोग और कहाँ गई वो पॉपुलैरिटी। आप लोगों को ये डर तो नहीं है कि आपके साथ भी अगले इलेक्शन में ऐसा होगा? नहीं जी, हमें किसी किस्म का ये डर नहीं है जी। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में ज़रा ये भी मैं आपको याद दहानी करा दूँ और आपके नाजरीन को भी, कि 2013 में भी एक इलेक्शन हुआ था, और 2013 में तो हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली थी ना। हमें जब जिम्मेदारी मिली हुकूमत करने की,
वो पहली दफ़ा वो एक सूबे में मिली थी, और वहाँ हमने उस वक्त मखलूत हुकूमत कोalition गवर्नमेंट बनाई थी हलीफ जमात इस्लामी और इंडिपेंडेंस के साथ मिल करके। और फिर वहाँ की कारकर्दगी ही को देखकर वहाँ के वोटर्स ने 2018 में क्या वोट दिए वो आपके सामने हैं। और अब जो है खलीफ जमात की भी ज़रूरत नहीं, आउटराइट आई थिंक 75 से 80% सीट्स जो हैं वो PTI की हैं खैबर में। तो मैं कारकर्दगी, मैं सिर्फ कारकर्दगी का हवाला देते हुए कह रहा हूँ, अब जब पंजाब में और सेंटर में वो मौका है कारकर्दगी का, तो आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, हम उसके जो है उस तर्ज पे चल रहे हैं। अब जनरल मुशर्रफ वाले जमाने से हमारी कोई कॉमनैलिटी नहीं है सवाल इनकी उस बात के नेशनल रिकंसिलिएशन और NRO के। नाज़रीन, लेना है हमें एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी सूरत हाल के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीब कुंडी साहब, वलीद इकबाल साहब और शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा। जी कुंडी साहब, वलीद साहब तो साउंड्स वेरी पॉजिटिव सर। अब तो वो वैसे भी इनकी बातें सुने तो लगता है अब एक जो सिंध रह गया था अगले इलेक्शन में, उसको भी वहाँ से भी ये आपसे हुकूमत ले लेंगे। कोई ख़तरा है ऐसा? देखिए वली साहब हक पर जाने में, क्योंकि जो लोग हुकूमत में होते हैं वो तो कहते हैं कि ये तो हमारा है और अगले 5 साल भी हमारे हैं। क्योंकि जो इन्होंने बात की मुशर्रफ साहब, नहीं सर, वैसे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हम कहेंगे बदतमीजी। मेरे ख्याल में 2013 में PPP वाज वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट कि उनको हुकूमत नहीं मिल रही। नहीं ऐसी बात, देखें इन्होंने मुशर्रफ साहब की बात की कि उनके साथ, देखें उनके तो मेजॉरिटी साथी आपके साथ हैं जो उस वक्त भी कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब पता नहीं 10 दफ़ा और भी वर्दी में आ जाएँ और हमें कबूल है। तो ये चीज़ें होती है। फिर कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो हमारी हुकूमत आई तो हमारे साथ आ गए थे, फिर PMLN में चले गए थे। आज भी इनके देखें जो मेन इनके सपोर्टर्स हैं या इनको दिफा करने वाले हैं, उनको आप उठा लें, उनकी आप देख लें प्रोफाइल की कौन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या था। और वो भी किश्ती से छलांग लगाते, मिनट और सेकंड नहीं लगाते, फ़ौरन ही कहते हैं। अगले कहेंगे 5 साल हम इनको समझा रहे थे, हमारी बात नहीं समझ रहे थे, ये देखिए इन्होंने जो है ना ये की। तो सर फिर अगली दफे वो आपके साथ होंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कहते रहते हैं ना कि अब तो PPP की हुकूमत आएगी और आप भी उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स द ट्रेजेडी। टू बी वेरी रियलिस्टिक, ये इस मुल्क का अलमिया है कि हम इलेक्टेबल्स की जब पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर चाहे वो जिस पार्टी की हुकूमत आती है बहुत से एतराज़ात करते हैं, लेकिन जब हुकूमत आती है तो कहते हैं ये इलेक्टेबल्स है, मजबूरी है, हुकूमत बनानी है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। सर एडवाइजर्स भी वही होते हैं, वो तो सीट भी नहीं लेके आते। मैंने कह दिया ना कि अलमिया है। नहीं ऐसे एडवाइज़र मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी में थे जितने एडवाइज़र इस जमात में आए हैं। नहीं इनके पास काफ़ी ऐसे हैं जो आपके पास भी थे। एडवाइज़र्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके पास बहुत ही लंबी तादाद है एडवाइज़र्स की, जो कि हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ऐसे एडवाइज़र थे कि जो शायद इलेक्शन हार जाते थे उनको पार्लियामेंट में लाने के लिए एडवाइज़र बना दिया जाता था। लेकिन इनके तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फील्ड पॉलिटिक्स का सिरे से ABC नहीं पता, बाहर से आए, ब्रीफकेस उठा कर आए, एडवाइज़र बन गए और वही ब्रीफकेस उठा के वापस। आज मुझे पता है हफीज़ शेख हमारे दौर के ही थे, हमने ही उनको बनाया था वज़ीर। इन्होंने भी वज़ीर बना। आज हफीज़ शेख साहब की तरह शौकत तरीन साहब वो भी है, लेकिन आप वो बताएं वो जो एक वो इस वाली थी सानिया नहीं इदरिस की क्या था वो, तानिया इदरिस, हाँ ठीक है, वो आज की तरह है। तो ये सारे ब्रीफकेसों वाले हैं जो कि चले जाते हैं, फिर उसके बाद बाबर अवान साहब भी। मैं मानता हूँ, देखें आप बाबर अवान का नाम लें, आप पूरी अब उस 15-20 मिनट मुझे लगेंगे अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं किस किस पार्टी से कौन है। सेनेटर साहब से वेरी क्विकली, और ये अलमिया मैं समझता हूँ कि सेनेटर साहब की को भी के पास भी इसका जवाब नहीं है। और ये हमारी पार्टियों की, हाँ ये आप अमेंडमेंट्स, मैं तो ये कहता हूँ अपने कोलीग्स के साथ बात करता हूँ कि आए हम एक ऐसा बिल पार्लियामेंट में पेश करें, ठीक है, कि जो शख्स भी पार्टी चेंज करे हुकूमत के बाद या किसी पार्टी से भी, तो उसको कम से कम एक इलेक्शन के लिए बार किया जाए और उसको कहें कि जी आप अगले इलेक्शन में जाके उस पार्टी से। वलीद साहब वैसे ये बड़ी अच्छी सजेशन है कुंडी साहब की। सर क्या ये आप लोग जो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं उसमें ये आप अमेंडमेंट डाल सकते हैं? ये ड्राफ्ट बिल, अमेंडमेंट तो दूर की बात, अभी तो अमेंडमेंट उस ड्राफ्ट बिल के अंदर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सजेशन सर। ये वैसे मैं जाती सतह पर भी मैं आपको सच्ची बात है कहूँगा, ये बहुत अच्छी सजेशन है। ये सजेशन जो है मैं तो खुद हैरान होता हूँ, मैं तो नहीं अगेन सच्ची बात है, अगेन पर्सनल लेवल पर, कि मैं तो अपनी शक्ल आईने में ना देख सकूं रोज़ सुबह के, अगर मैंने 5-5 पार्टियां बदली हूँ, कभी इधर कभी उधर मतलब, लेकिन मैं इन्होंने आपकी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं? नहीं मैं इसीलिए उसी तरफ आ रहा था। मुझे पता है
कि कौन कौन कहाँ से आया, और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इमरान खान साहब कहाँ से आए और किधर जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर शीरीन मज़ारी कहाँ से आई हैं और किधर जाएंगी। हमाद अज़हर कहाँ से आए हैं और किधर जाएंगे। शिबली फराज कहाँ से आए हैं और किधर जाएंगे। सैफुल्लाह नियाज़ी कहाँ से आए हैं और किधर जाएंगे। ये सब लोग फ्रंट लाइन्स में हैं। अपना अली जैदी जो है वो किधर से आए हैं, किधर जाएंगे। सर कुंडी साहब कह रहे हैं कि शिबली फराज साहब पीपीपी से आए हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, सच्ची बात है। और अगर पीपीपी में थे तो पीपीपी में अगर पीपीपी में वो थे भी नहीं होतेदार नहीं थे। भाई मैं पीएमएलएन से नहीं आया, मेरे वालिद पीएमएलएन के सेनेटर थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी पहली और आखिरी जमात जो है वो आपको पता होगी। ये वो वाली बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने चांदी नाम लिए हैं और बहुत से नाम रहते हैं। सर शिजा साहिबा से भी पूछ लेते हैं। शिजा लेकिन ये कुंडी साहब से मैं एक जुमला और बोलता हूँ, मैं इनसे एक और बात पे एग्री करता हूँ। ये हमारी सियासत का अलमिया है या हमारे पार्लिमानी निज़ाम का अलमिया है कि वो नंबर्स पूरे करने के लिए फिर कुछ इन्हिसार करना पड़ता है। सर जो नॉन इलेक्टेड होते हैं उनका तो समझाए ना, जो मजबूरी है वो तो आप लोग हमें समझा देते। जी शिजा साहिबा, क्या आपकी पार्टी में नॉन इलेक्टेड लोगों को भी इलेक्टेड शख्स ही चूज करता है। सो ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। नहीं बट आप और ये तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी इस बात को तस्लीम कर चुका है, एडवाइजर्स ऐसी पीएम्स के उसके ऊपर कि हुकूमत चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को लोग चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स। शिजा साहिबा से भी ओपिनियन ले ले। जी शिजा साहिबा, क्या आप के ख्याल में ये एक अच्छा रूल है, होना चाहिए? Do we need to have it? Sorry, we sort of left you out of the conversation for a bit. My apologies for that. It's okay. Ideally speaking, तो होना चाहिए, but I am a student of politics and I've also taught politics at AMS for a long time. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, मगर आइडियली जो है ऐसी जरूर रास्ता निकलना चाहिए जहाँ पे ये जो शिप्स जंप करते हैं इन लोगों पे कोई ना कोई कर्टेलमेंट होनी चाहिए ताकि हमारा जो सिस्टम है ये इलेक्टेबल्स की सियासत से बाहर निकल सके। मगर बात ये है कि मैं इसी पे आना चाहूँगी कि एडवाइजर्स की बात हो रही थी। तो देखिए इमरान खान साहब ही कहते थे ना कि काबीना इतनी बड़ी रख दी, सारे रिसोर्सेज ज़ाया कर दिए, सरकारी ओहदों पे रख के गाड़ियाँ दे दी और ये नवाजने के लिए करते हैं और ज़रूरत नहीं होती, कि हम तो नहीं कहते थे। तो आज जब आपकी काबीना हिस्टोरिक लेवल पे सबसे बड़ी है, SAPMs जो हैं वो लातादाद हैं, सब सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, हम सब लॉजेस में रहते हैं, हम देखते हैं किस तरह V8 पे भी सब्ज़ प्लेट आज लगी हुई है, नई टूसों पे भी सब्ज़ प्लेट लगी हुई है, बड़ी से बड़ी गाड़ी पे सब्ज़ प्लेटें लगी हुई हैं। तो वो जो वज़ीर आज़म हाउस की पुरानी चंद 4 गाड़ियाँ बेची थी और उसके इवज़ जो इस मुल्क के साथ इस तमाम ये जो आपने एक दायरा अपने इर्द-गिर्द वज़ीर आज़म ने बना लिया है जिसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेड लोग हैं जो कल वापस चले जाएंगे अपने अपने मुल्कों में, ये कौम के ऊपर जो है ये देखें, ये मेरे ख्याल से वलीद इकबाल साहब जो हैं वो इनकी जो लीनिएज है माशाल्लाह ये मुझे यकीन है कि इस पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत मुखलिस हैं। ये भी इस चीज से एग्री नहीं करते होंगे कि ये जिस तरह हमने बाहर से लोग वोट करके इस मुल्क की इंडिजिनस पॉलिसी जो है, जो लोग हैं, जो अवाम है, उनकी मुश्किलात कोई कैसे समझ सकता है जो शख्स कभी जिंदगी में पाकिस्तान में रहा ही नहीं। आप उनको बाहर से आपने बुलाया है, बड़ी से बड़े ओहदों पे आपने उनको लगा दिया है, मतलब। और अब इस वक्त जो है चाहे वो डॉक्टर बरकी हैं, चाहे वो कोई भी हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम आप कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का ट्रांसपोज हो जाए पाकिस्तान के ऊपर, वो नहीं हो सकता। आप अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को, इंडिजिनस प्रॉब्लम्स को इंपोर्टेड सॉल्यूशन से रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप जब बाहर के लोग ला के अपने इंस्टीट्यूशंस पे बिठाएंगे तो उनका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें जो है, बट देन वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हम टर्किश कंपनीज को क्यों बुलाते हैं लाहौर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो भी हमें लोकली करना चाहिए। बट खैर एनीवे, इस पे हम बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पे लेना है हमने एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें फैसल करीम कुंडी साहब से और शिजा फातिमा साहिबा से। जी शिजा साहिबा, माफ़ करिएगा, उस वक्त ब्रेक लेनी थी, आई हैड टू कट यू शॉर्ट। आप प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कर लें जल्दी से। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, जी आपने टर्किश कंपनी का जिक्र किया, वो एक कूड़ा उठाने वाली कंपनी थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो पाकिस्तान में बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू आई थी।
टर्किश कंपनी वाज नॉट अ पॉलिसी मेकर दैट सैट इन द कैबिनेट। वो काबीना में तो नहीं बैठती थी ना। आपके तो तमाम इम्पोर्टेड जो वजीर हैं या SAPM है, जितने लोग हैं, तो काबीना में इस मुल्क के लोगों की जो आगे उनकी जो किस्मत है उनके फैसले करने के लिए बैठे हुए हैं। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? आज डॉक्टर जो है वो लाइसेंसिंग का जो एग्जाम है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपके भी जो साबिक वजीर खजाना है वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, वो वापस नहीं आ रहे। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में भी तनकीद होती है कि वहां बैठ के आप यहाँ लोगों से कह रहे हैं जिद्दोजहद करें, जेल जाएं। सो थोड़ा सा तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हर जमात में मौजूद है। शिजा साहिबा, let me respond to this. इसहाक डार साहब was born and bred in पाकिस्तान। वो इस मुल्क के सेनेटर रह चुके हैं मुतअद्दिद बार। ये आप किस तरह की कंपैरिजन कर रही हैं? वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो इसके सेनेट के टेन्योर के बाद या बीच में जिनकी वो डिटेल गुफ्तगू हम कर सकते हैं उनके वजूहात से। अभी तक ओथ भी नहीं लिया अपनी सेनेट सीट का। वो इस मुल्क की पैदावार है, इस मुल्क में पले बड़े, इस मुल्क का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्फनेजेस चैरिटी सिस्टम चला रहे हैं। वो इस मुल्क के मसाइल को ग्राउंड लेवल पे जानते थे। आप उनका किस तरह मुआवजा कर सकती हैं? ये जो बाहर से पैदा ही जो लोग बाहर हुए हैं और सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने के लिए 3-4 साल के लिए आए और ये फिर बाहर चले जाएंगे। देखिए, ये कंपैरिजन ड्रॉ नहीं हो सकता। इस मुल्क के मसले मसाइल लोगों के वही बंदा समझ सकता है जो उन मसले मसाइलों में से गुजरा हो, जिसका रोजमर्रा का सारी जिंदगी का राब्ता रहा हो इस मुल्क की आवाम से, इस मुल्क के लोगों से। तो ये अगर आप यहाँ इफ यू बॉर्न एंड ब्रेड हियर, उसके बाद आप लंदन में बैठ जाए और वहां से आप पॉलिटिक्स करें, वो ठीक है। आप यहाँ के लोगों को कहें कि जेल जाएं, आप कन्फ्रंट करें यू नो एस्टैब्लिशमेंट को बाहर से बैठ के, वो सब ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर बॉर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान। नो, इफ एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री फील्स, अगर उन्होंने ये नवाज शरीफ ने भी वो वापस आए जेल जाने के लिए, तमाम इस मुल्क की हेयरिंग्स जो है वो भुगती हैं, कोर्टों का सामना किया है, कानून की पासदारी की है। और अगर इस वक्त जो नैब न्याजी गठजोड़ है, जिस तरह के फैसले आप पढ़ लें जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला है, इस जज ने अरशद मलिक की आप स्टेटमेंट सुन लें, उसको बरतरफ कर दिया है। मतलब जिस तरह ये इस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम इस वक्त जो है, वो हमें ये फील होता है कि नैब जिस तरह गवर्नमेंट के हाथों खेल रहा है, हमें इस मुल्क में जस्टिस नहीं मिल रहा। हमारी पूरी फ्रंट बेंचेस को आप 2-2 साल अपनी जेल में बिठा के देख लिया, एक आने की आपको करप्शन नहीं मिलती, फिर आप उनको बदनाम करके जो है वो रिलीज करते हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले जाएंगे, उनको भी जस्टिस नहीं मिल रहा। आप KPK की हुकूमत में हैं, KPK में नैब को आपने ताला लगा के रखा कि नहीं रखा? वहाँ पे जो आपने एहतसाब कमीशन बनाया, वो बना के तोड़ा क्यों तोड़ा? उसके चेयरमैन ने रिजाइन किया कि नहीं किया? और क्या रीजन दिए? रीजन ये दिया, जब हम मिनिस्टर को पकड़ते हैं KPK में तो लेट्स टेक दिस पॉइंट टू कुंडी साहब जी। कुंडी साहब वो कह रही है कि डार साहब इज बॉर्न एंड ब्रेड हियर, उनको यहाँ के सारे मसाइल पते हैं। हफीज शेख साहब हों या शौकत तरीन साहब हों, इन लोगों से कोई कंपैरिजन नहीं है, या जो एडवाइजर्स बाहर से आते हैं उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए, आप एडवाइजर्स की बात करें जो कि बाहर से आए हैं। जब इमरान खान साहब जो है पोजीशन में थे तो वो कहते थे कि जो डुअल सिटीज़न है ये वहाँ पर जाके अंग्रेज़ों का जो है वो ओथ का, उनकी जो है वो ओथ लेते हैं वहाँ पर, अपनी जो है वो कहते हैं कि हम यहाँ पर जैसे जो भी ओथ उनका होता है कि विल बी सिंसियर टू दिस लैंड और दिस कंट्री और वट एवर, और वो यहाँ कैसे कर सकते हैं। आज वही इमरान खान साहब है जो कि कितने डुअल सिटीज़न उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं, कितने डुअल सिटीज़न के एडवाइज़र्स हैं, कितने डुअल सिटीज़न को यहाँ पर लेके आए हैं। बल्कि जो इन्होंने नौशरवान बरकी की बात की, वो तो अभी भी स्काइप और जूम के ज़रिए हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं 8 साल से KPK, क्योंकि वो इनके रिश्तेदार हैं। तो ये चीज़ें देखें, हर किसी की अपनी कैपेसिटी। हफीज़ शेख साहब बाहर जो है वो काम करते, हमारे दौर में भी वो आए थे। शौकत तरीन साहब भी एक टेक्नोक्रेट हैं, वो मतलब एक इलेक्शन नहीं लड़ते। तो इस तरह जो है इसहाक डार साहब भी एक टेक्नोक्रेट हैं। लेकिन ये कि उनका टाइम ज़रा, मैं समझता हूँ कि मैं ये कहूँगा कि शौकत तरीन साहब का मेरे ख्याल में कि वो भी पाकिस्तान में उनका ज़्यादा टाइम गुजरा, और इसहाक डार साहब भी मतलब है कि यहाँ आए। अब एक ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर हैं, वो एक है। जब हम कह रहे हैं कि नया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होगा, जब आपके अभी शुरू हो गए ना बयानात की जी अभी अपोजिशन वालों को जेल में हम डालेंगे, हम कहते हैं हम सारी अपोजिशन जेल में जाने को तैयार है, फिर भी ये ऐसी हुकूमत है कि ये हुकूमत नहीं चला सकती। सारे चले जाए ना, फिर भी हुकूमत नहीं चला सकते, इतने निकम्मे ये लोग हैं। तो इनकी ख्वाहिश है कि सारी देखिए नया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आज आप मुझे बताएं कि इनके मैं ये नहीं कहता हूँ, आप हम कहते हैं कि हमारे से शुरू करें सजाएं। अब ये कहते हैं हमने इतने अरब रुपए जो है नैब ने रिकवरी कर ली।
अगवा बर तावान का आपने इदारा बनाया हुआ है कि अपने इतने पैसे कितने लोगों को सजा दी है, आपने कितने जो है पीपल्स पार्टी वालों को या बाकी अपोजिशन जमातों को सजा दी जो आप रोज़ाना गुन गाते हैं कि जी ये कर दिया उन्होंने, ये कर दिया है। आपकी सफ़ों में जो बैठे हुए हैं जिनकी स्कैंडल्स आए हैं, क्या आपने उनके साथ, उनके लिए तो आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है कि इनको साफ करो। उनके ऊपर आज जब इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर होगा ना। ये भी तो पाकिस्तान के अंदर, जैसे आप एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो अब हमारे यहाँ रूटीन हो गई है कि जिसकी हुकूमत जब खत्म होती है तो उसके बाद ही केसेस शुरू होते हैं ना। नहीं देखें, मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने आप लोगों पे केसेस शुरू किए, अब मुशर्रफ साहब चले गए तो वो केसेस खत्म हो गए, मुशर्रफ साहब पे शुरू हो गए। सो ये भी तो मतलब कि वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक दिस साइकिल ईदर। देखें, हम तो ये कहते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में हो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो जाए। आज अगर किसी के ऊपर केस है या कोई भी अपोजिशन वाला हुकूमत में शामिल हो जाए तो वो साफ हो जाएगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा होता रहा है। और ये जो कहते हैं नैब के चेयरमैन साहब की ये 30-30 साल और 40 कैसे तोड़ेंगे सर इसको हम? जो नैब के चेयरमैन साहब बार बार कहते हैं कि 30-30 साल और 40-40 साल लोगों ने हुकूमतें की हैं, तो मेरा अर्ज़ है उनके लिए कि जो 30 साल 40-40 साल जिन्होंने हुकूमतें की हैं और उनके जो फ्रंट डेस्क पे जो लोग बैठे थे, जो आज पीटीआई के डेस्क पे बैठे हुए हैं, तो ये वही लोग हैं। सर तो हाउ वी गोइंग टू ब्रेक दिस साइकिल? देखिए, मतलब कि जैसे आपने कहा, एक आपने दिया एक सजेशन दी कि ये होना चाहिए कि उन लोगों को एक इलेक्शन साइकिल के लिए रोके। बिल्कुल, मैं कहता हूं तो कि अगर मेरी पार्टी में गलत लोग हैं या किसी और पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के पैर में समझ, तो बिल्कुल आप उनको सजा दें। अगर आप कहें कि जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं, खुर्शीद शाह साहब को 2 साल हो गए वो जेल में, आज तक रेफरेंस जमा नहीं हो सका उनके खिलाफ। उनकी बाकियों के लिए तो आप बात कहते हैं, उनकी खवातीन, उनके फैमिली के लोग जो हैं वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट जाते हैं, और अपने लिए आप अलीमा खान के लिए कहते हैं कि वो मतलब है कि वो कोर्ट क्यों जाए। तो ये चीज़ें मदीने की रियासत में ऐसी बातें नहीं होती हैं। सर तो इसको कैसे सही करेंगे, यही तो मैं आपसे देखिए, इसका वाहिद फोरम जो है पार्लियामेंट है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने पार्लियामेंट को जो है बिल्कुल साइड पे कर दिया है। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता जो इमरान खान अपोजिशन में इस पार्लियामेंट के कहते हैं, इस पार्लियामेंट में मैं ये भेजता हूँ, ठीक है। तो आज मुझे बताएं कि पार्लियामेंट को इन्होंने क्या ओनरशिप दी है। अगर आपने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकालना है तो पार्लियामेंट फैसला करे, और अगर आपने अमरीकनों को यहाँ पर लाना है तो सिर्फ इमरान खान फैसला करे। आज आप मुझे बताएं, जो आपके इस शहर में या कराची में या पेशावर में या लाहौर में, जिधर भी आपने सारे होटल खाली कर दिए हैं, अपने सारे गेस्ट हाउस खाली कर रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन ये फैसला पार्लियामेंट नहीं करी, हुकूमत ने कर लिया है। लेकिन फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालने के लिए पार्लियामेंट फैसला करे, इनके लिए वो हुकूमत फैसला नहीं। जो इनको अच्छा लगता है वो खुद फैसले करते हैं, और जो इनको अच्छा नहीं लगता वो पार्लियामेंट फैसला। आज भी देखें, अफगान सिचुएशन पे भी आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया है, सारे फैसले आप खुद कर रहे हैं। सर हो तो गई है, इतनी तो ब्रीफिंग्स हुई हैं। नहीं देखें, ब्रीफिंग छोड़ें ना, ब्रीफिंग आपने नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग की, आपने 50-60 पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया। देखिए, आज अफगानिस्तान में सिचुएशन चेंज हो रही है। आप पार्लियामेंट का सेशन कॉल करें, आपने क्या फैसले करने हैं, आप लाइव दिखाएं। ये देखिए, एक हिस्ट्री लिखी जा रही है। माजी में 2 डिक्टेटरों ने हमें आग के दलदल में धकेला था, आज भी हम ये कहते हैं कि जी ये ड्रोन और ये आग और ये क्या। तो आज जो फैसले हो रहे हैं, हम यही कहते हैं कि पार्लियामेंट ऑन बोर्ड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको लाने वाले कम से कम इनको थोड़ा 6 महीने का कोर्स करा रहे थे कि पार्लियामेंट कैसे चलती है, पॉलिटिक्स कैसे होती है, तो हो जाता। इन बेचारों को पता ही नहीं है, तजर्बा ही नहीं है कि उन्होंने पार्लियामेंट कैसे चलानी है, हुकूमत कैसे चलानी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने 2 मेहमान को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा से, और हम बात करें फैसल करीम कुंडी साहब से, और हम बात करें इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है। जी शिज़ा साहिबा, आपके ख्याल में भी इस वक्त एक पार्लियामेंट से को ब्रीफिंग की ज़रूरत है? जो अभी तक इतनी ब्रीफिंग्स पॉलिटिकल लीडरशिप की भी हो चुकी हैं, सेनेट फॉरेन डिफेंस कमिटीज़ की भी हो चुकी हैं, उसके अलावा भी कॉन्स्टेंटली ब्रीफिंग चल रही है इसके, बट यू स्टिल थिंक कि एक पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए? एब्सोल्युटली जी। देखिए, ब्रीफिंग जो है वो हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेफिनेटली ब्रीफिंग दे रहे हैं, उनकी डोमेन है, और नेशनल सिक्योरिटी और लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। और उन्होंने इन ब्रीफिंग्स में खुद कहा है कि पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो तो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट जो है, जो एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, जो वजीर आजम है या कैबिनेट है, वो क्या डिसीजन ले रही है क्या इस वक्त हमारी अफगानिस्तान के ऊपर क्या पॉलिसी है। ये तो यकीनन एक, बल्कि खाली नेशनल असेंबली नहीं, एक जॉइंट सेशन बुला के
बेशक इन कैमरा करें, इस पे अपनी वज़ीर आज़म आके पॉलिसी स्टेटमेंट दें, उसके ऊपर आप एक डिबेट करवाइए जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं बट यू रियली थिंक कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ये फैसला? एक तरफ तो आप सब खुद ही कहते हैं कि पपेट हुकूमत है, सिलेक्टेड है, तो फिर उनको क्या मालूम होगा कि क्या पॉलिसी है, क्या बनानी है? चाहिए, अगर बिल्कुल मालूम होना चाहिए, जैसी भी है, टूटी फूटी है, हाइब्रिड है, आखिर इस मुल्क में जमहूरियत है, मालूम होना चाहिए वजीर आजम है इस मुल्क के, नहीं तो घर चले जाएं। और जो चाहे पपेट हैं, पपेट ही आके कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तो दें, कोई अपनी कुर्सी का ही कोई भरम रख लें, आके पॉलिसी स्टेटमेंट दें, आके डिबेट करें, पार्लियामेंटेरियंस के साथ बहस मुबाहिसा करें। जो बिल्कुल जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, वो अपनी जगह दे रहे हैं, वो देनी भी चाहिए, वो यकीनन वो इनपुट भी ले रहे होंगे, मेरा नहीं जाना हुआ इन ब्रीफिंग्स में, वो इनपुट भी ले रहे होंगे, लेकिन जो काम है वो ईमान का है, कलेक्टिव विजडम जो है वो पार्लियामेंट की होती है। और मर्जी है इमरान खान साहब की, वो अगर अपना ये तमाम चीजें कंसीड करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन इस कुर्सी की जो है वो उनको रखना पड़ेगा, इस कुर्सी का जो स्टेटस है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट का भी रखना। बट अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस ब्रीफिंग दे रहे हैं तो इज दैट नॉट द पॉलिसी स्टेटमेंट दैट्स इंक्लूडेड इन? व्हाट्स द डिफरेंस? सिक्योरिटी एजेंसीज या आपकी जो अफवाज आपको जो सिक्योरिटी के रिलेटेड है वो आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं। एक है पॉलिटिकल जो हुकूमत है यहाँ पर, वो देती है। आपको याद होगा जब 2010 में फ्लड आया था या हमने एक ऑपरेशन किया था हमारी दौर में, तो हमारी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर और DSPR इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो सिक्योरिटी के हवाले से करते थे, ये पॉलिटिकल हवाले से करते हैं। आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट किधर है? क्या उन्होंने हमें बताया अफगानिस्तान की सिचुएशन पे? मैं आज तक उन्होंने क्या बताया? कुछ भी नहीं बताया। सिक्योरिटी देखें आपने क्या, 2 ब्रीफिंग्स हुई, एक परसों हुई है वो जो अपने फॉरेन अफेयर कमेटी और डिफेंस कमेटी की जो GHQ में एक ब्रीफिंग हुई थी, वो तो हमें सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे हैं। वो तो बाकी चीज़ें तो आपने पॉलिटिकल हुकूमत ने करना है। चुके हैं 10 दफ़े, हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है अफगानिस्तान में, हम पीस प्रोसेस हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये तेजी से जो बदलती सूरत हाल है, देखें वो उसको हमने देखने हैं कि क्या हो रहा है। आज मुझे बताएं, आपको पता है कि इस्लामाबाद गेटवे में कौन ठहरा हुआ है? बता दें सर, आपको हमें तो नहीं पता ना, तो ये हुकूमत ने बताना। देखें आपने हुकूमत ने ये बताना है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। देखें 21 दिन का ट्रांजिट मैंने दुनिया में, मैंने इतना सफ़र किया, आपने भी ट्रैवल किया होगा और शीजा ने भी ट्रैवल किया होगा। कोई मुझे बता दें कि 21 दिन का ट्रांजिट कोई होता है दुनिया में? एक दिन 24 घंटे 78 घंटे 72 घंटे यही कोई होता है ना? 3-4 दिन के दिस इज कि वो मतलब कि दिस इज मोर देन जस्ट पाकिस्तान बीइंग हॉस्पिटल। मतलब हम ये देखें, अब दुनिया का प्रेशर जब टाइम आएगा तो दुनिया हमारे ऊपर प्रेशर डालेगी। और उसके बाद आप तो कहते हैं हम प्रेशर में नहीं आएंगे। क्या आपने शेयर किया कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन नहीं कह रहे हैं, इसमें कैसे लोग आ रहे हैं? मतलब है कि ये तो आपको तो, हमें तो नहीं पता। ये तो पार्लियामेंट को उन्होंने बताना है कि हमने इतने दिनों में कितने फ्लाइट्स हैं, कितने लोग आए, कौन से नेशनल हैं, कौन से नहीं आए, किस वजूहत पे हैं, क्यों आए हैं। आज पाकिस्तान इनको बड़ा अच्छा लगा है, कल तक इंडिया जो चीज़ें हमारे साथ इनके और इलाज नहीं है। क्या वो कतर नहीं जा सकते ये लोग ट्रांजिट पे? क्या वो UAE नहीं जा सकते थे? क्या वो इंडिया नहीं जा सकते थे? कि सिर्फ पाकिस्तानी ट्रांजिट के लिए इनके बच गया था कि पाकिस्तानी ट्रांजिट करेंगे ये लोग? तो आपको लग रहा है कि इसमें भी दाल में कुछ काला है? हम कहते हैं शायद नहीं होगा, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। कि पार्लियामेंट में बताएं, आए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो है ना वो बताएं, इंटीरियर मिनिस्टर बताएं कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।